जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज उन्नाव की सरजमी पर दिल्ली से पधारे सोशल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका स्वागत करने के लिए आइडियल इस्लामिक स्कूल छिपियाने चौराहे पर जबरदस्त स्वागत किया गया। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर के उन्होंने एक जबरदस्त बयान दिया, जहां पर सीए और एनआरसी को लेकर के पिछले साल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर के भी खास बातचीत की। सबसे पहले मैं आप हजरात से माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी वक्त तक आपको हमारा इंतज़ार करना पड़ा। यह हमारी रिवायत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि प्रोग्राम में हम ताख़ीर से पहुँचे हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे कि आपको इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी, जिसके लिए मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। अभी सिराज तालिब साहब ने बहुत इख्तिसार के साथ में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम की जो वजह थी और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क में जो तब्दीली चाहती है उसकी तफसील आपके सामने रखी। हम जब भी कोई काम करते हैं, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हों, चाहे कोई इदारा चला रहे हों, चाहे कोई तरक्याती मंसूबे पे हम काम कर रहे हों, तो हम समाज के अच्छे भले लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। माफिया को, जराइम पेशा लोगों को, बेकिरदार लोगों को हम अपने साथ नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम मुल्क को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए अफराद का इंतखाब करते हैं, तो हम ये तमीज़ खो देते हैं। हम ऐसे लोगों को जो जराइम पेशा होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो आवाम के पैसे चूस चूस के खाते हैं, जो समाज के, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पार्लियामेंट में 33% लोग ऐसे हैं जो जराइम पेशा लोग हैं, जिन पे बड़े बड़े मुकदमात हैं, मर्डर भी है, रेप भी है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिस रियासत में बैठे हैं, इस रियासत के अंदर भी आपकी असम्बली को अगर आप उठाकर देखेंगे तो जो लोग चुनकर गए हैं, बल्कि जो लोग इक़्तिदार में हैं, यानी वो रूलिंग पार्टी के अंदर है, आप खुद आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब का किरदार देख लीजिए, कितने उन पर मुकदमात थे और बड़े भयानक मुकदमात थे। लेकिन आज इक़्तिदार में है, वो तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि छोटे कारोबार हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनकी कोई हैसियत नहीं मुल्क के सामने, रियासत के सामने हमारे अपने कामों की कोई हैसियत नहीं है। इतने बड़े मनसब के लिए, इतने बड़े मुकाम के लिए, इतनी बड़ी पोजीशन के लिए हम लोग जब वोट देने का वक्त आता है तो ये नहीं सोचते कि जिन लोग के हाथ में इक़्तिदार दिया जा रहा है वो कैसे लोग हैं, क्या वो मुल्क का भला कर सकेंगे। समाज को तोड़ने वाले लोगों को हिंदू मुसलमान के अंदर बांटने वाले लोगों को अगले पिछड़े यानी जातियों के अंदर बांट कर तकसीम करने वाले लोग, जो सिर्फ जब आते हैं इक़्तिदार पे तो इक़्तिदार में आने से पहले तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो सबका साथ छूट जाता है। कुछ लोगों का साथ होता है, पूंजीपति लोगों का, सबका विकास ख़त्म हो जाता है, सिर्फ अपना विकास सामने होता है और विश्वास का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब सवाल किया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि भाई वो तो इलेक्शन जुमला था, यानी आवाम को आप बेवकूफ़ समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम और आप सबको इस पे बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारे असलाफ ने इसको आज़ाद कराने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए थे 1857 से लेकर 1947 तक, मेरठ से लेकर दिल्ली की सड़कों पर जितने दरख्त थे, जितने पेड़ थे बड़े बड़े, उन पर आपके बुज़ुर्गों की लाशें लटका दी गई थी। इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल कर ली, गोरों से हमने आज़ादी हासिल कर ली, काले अंग्रेज़ों अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए। जो लोग आज इक़्तिदार में हैं वो लोग कितना मुल्क का भला चाहते हैं, अवाम का भला चाहते हैं, वो हम सब पर हर रोज़ रोशन की तरह आया है। हमारा जो सरमाया है दौलत की शक्ल में मुल्क के सामने, रेवेन्यू की शक्ल में, टैक्सेस की शक्ल में हम जो देते हैं, उनमें से कितना आवाम के बहबूद पे खर्च होता है, इसका अंदाज़ा करिए आप। एक लंबे अरसे से हम ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जीडीपी जो है
उसका 6% हिस्सा तालीम पे खर्च किया जाए, लेकिन नहीं होता है। तो पहली बात तो मुझे यही कहनी है, ये एक सियासत जो है वो गुंडे बदमाशों के लिए नहीं है, इक़्तिदार गुंडे बदमाशों जराइम पेशा लोगों के लिए नहीं है। समाज के अच्छे भले लोगों का इंतखाब कीजिए और उनको भेजिए। अगर जब हम संजीदा हो जाएंगे अपने मुल्क के ताल्लुक़ से, तो हमारा ये फ़ैसला होगा कि भाई हमारे दरमियान से वो लोग मुंतखब होकर जाए पार्लियामेंट में, असम्बली में, जो इस मुल्क को सही माना में तरक्की के मेराज तक पहुँचा सके। आप जानते हैं हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं, ख़ुद इस 70 साल के अरसे में नहीं, औरंगज़ेब के ज़माने में इस मुल्क का जीडीपी दुनिया के तमाम जीडीपी से सबसे आगे था। सोने की चिड़िया कहा जाता था इस मुल्क को। आज वो सोने की चिड़िया इस जगह कैसे पहुंच गई है, इस पर हमको गौर करना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, आज जो लोग इक़्तिदार में है, चाहे वो मरकज़ में हो यानी सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट में हो, ये लोगों ने इस मुल्क का जो अंजाम किया है, आप देखिए हमारे मुल्क को जब बनाया गया, जब आज़ाद किया गया था, तो इस मुल्क के लिए दस्तूर बनाया गया। उस दस्तूर में उसका प्रीएम्बल को आप देखिए, उसकी तमहीद को आप देखिए, उसके फंडामेंटल राइट्स का जो बाब 3 है उसको देखिए, तो आपको लगेगा कि एक ऐसा तस्वुर दिया गया था कि इस मुल्क में हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर हाथ को काम और हर पेट को 2 वक्त की रोटी, हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी फ्री एजुकेशन, मेयारी एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन 70 साल के अरसे में आज भी इस मुल्क के अंदर, अगर आप गौर करेंगे, इस मुल्क के बारे में अभी 2019 की जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हर साल एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, दुनिया में कितने भूखे नंगे लोग रहते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी, जो लोग इसको, हिंदुस्तान को दुनिया का एक बड़ा मुल्क बनाना चाहते हैं, उनको भी सुन लेना चाहिए बात कि ये 2019 की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि इस वक्त दुनिया के 1/3 भूखे नंगे लोग, 1/3 हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वो मुल्क है जिसमें आज भी एक बड़ी तादाद ऐसी लोगों की है जो एक वक्त खाना खाते हैं, भूखे पेट सोते हैं। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक जगह है मगरबी बंगाल में, मुर्शिदाबाद, वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जंगीपुर, जहाँ से प्रणब मुखर्जी इलेक्ट होकर आते थे। वहाँ से मैंने पिछली बार 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। हम ये देखकर हैरत में रह गए कि चावल में नमक मिला कर खाते हैं लोग, दाल नसीब नहीं होती है, पानी पी के गुजारा करते हैं लोग, और दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, बीड़ी बनाते हैं। 6 लाख लोग जंगीपुर में बीड़ी मजदूर हैं, बच्चे भी, गरीब भी, सब लोग बीड़ी के कारोबार करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, और उनको दिन भर मेहनत करने के बाद सिर्फ 100 रुपये मिलता है मजदूरी। जबकि मगरबी बंगाल की मिनिमम वेजेस की जो कानून है उसके तहत उनको 300 रुपये मिलने चाहिए थे। उनका इस्तेसाल हो रहा है। फिर तालीम के एतबार से भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त में तकरीबन 40 करोड़ लोग ऐसे जो अनपढ़ हैं। फिर आप देखिए कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, हम अपने मुल्क को देखना चाहते, जबकि 70 साल में ये मुल्क तरक्की के बाबी उरूज पे पहुंच जाना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो कारपोरेट से, सरमायादारों से, पूंजीपति से साजबाज कर लेते हैं, और नतीजा क्या होता है कि ये पूरा पैसा, ये पूरी दौलत साइफन होकर चंद हाथों में पहुंच जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी रीसेंट आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो सरमाया है, जो दौलत है, जो रिसोर्सेज है, वो 74%, 1% लोगों के हाथ में, 1% लोग पास। ये जो अडानी, अंबानी, डालमिया, आप देखिए इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोविड के पीरियड में, कोरोना वायरस के पीरियड में हर आदमी तबाह हो गया। मजदूर सड़क पर आ गए, कारोबार तबाह हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अगर कोई तबका तबाह नहीं हुआ तो वही कारपोरेट है, ये अडानी, अंबानी, डालमिया है, जिनकी तिजोरियाँ बराबर भरती रही। तो
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ इस तरह का मामला कर रखा है कि हर मामले से, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे और भी कोई चीज़ आ जाए, इवन कोरोना वायरस, अब जो टीका आ रहा है उसमें भी किन लोगों का फ़ायदा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो मसला है, ये वो लोग हैं जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर इक़्तिदार तक पहुँचते हैं और हमारे ही ख़िलाफ़ काम करते हैं। अभी ये जो दिल्ली के सड़कों पर, बॉर्डर पे, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से किसान आके बैठा है, क्या एजिटेशन है। इस कड़ाके की सर्दी में उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके बुजुर्ग 70 साल 80 साल के, हम देख कर आए हैं, मिल कर आए हैं, बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? कि ये जो कानून बने हैं 3 पार्लियामेंट से, ये कानून उन्हें इन कारपोरेट का गुलाम बनाकर रख देंगे। और कानून बनाया किस तरह से गया है? पार्लियामेंट में अक्सरियत है, लोकसभा में उससे मंजूर हो गए, राज्यसभा में मैनिपुलेट किया गया। और आज 11 बार उनसे गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। लेकिन उनको मालूम होगा अब इस हुकूमत को कि जिन लोगों से पाला पड़ा है वो किसान है। वो 6 महीने का पूरा अपना राशन पानी लेकर वहाँ आए हैं। आप जाकर देख लीजिए, एक मिशन है पूरा। औरतें खाना बना रही हैं, गुरुद्वारों से खाना आ रहा है, और वो अज़्म के साथ बैठे हुए हैं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक ये कानून मनसूख नहीं हो जाता। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो लोग आज इक़्तिदार में बैठे हैं उन्होंने हमारे लोकतंत्र को, जमहूरियत को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया है और मुसलसल पहुँचा रहे हैं। आप जानते हैं पार्लियामेंट, आम तौर पे हम लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत के 3 सुतून हैं, और आगे बढ़ा के एक और सुतून को जोड़ लेते हैं। वो 3 सुतून क्या है? वो है ब्यूरोक्रेसी, वो है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट असेंबलीज, और वो है अदलिया यानी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। आज उठाकर देख लीजिए आप। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे, दस्तूर को, संविधान को, तो उसने और कई पैरेलल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूजीसी, और ऐसे कई इदारे हैं जो हुकूमत के दस्तरस से, इंटरफेरेंस से आज़ाद रखे गए, ऑटोनॉमस बनाया गया उनको। लेकिन आज देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हुकूमत की लॉन्डी बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो हाल हो रहा है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह के लोगों को लाके बिठाया जा रहा है, यूजीसी, ये तो ऑटोनॉमस बॉडीज थी, इनका हाल हो गया। फिर सीबीआई को देख लीजिए, ईडी को देख लीजिए, इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? इसका इस्तेमाल अपोजिशन के ख़िलाफ़, लीडर्स जो आवाज़ उठाते हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी की हालत क्या है? ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को, सबको हटाकर अपने लोगों को लाके फिट कर दिया गया है। चाहे वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की, चाहे आप सेंटर की ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए। फिर इसी तरह से हम देखते हैं जो अदलिया है, आम तौर पे आदमी जब परेशान होता है हुकूमत से, काले कवानीन से, हुकूमत के फैसलों से, तो अदलिया का दरवाज़ा खटखटाता है, जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन आज लोअर कोर्ट का तो हाल बहुत तबाह है, बहुत बुरा है। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट की जो हालत है इस वक्त में, जिससे ये तवक्को की जाती थी कि सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना फैसले करेगा। सीएए के कानून को हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आर्टिकल 370 कश्मीर के आर्टिकल को ख़त्म किया गया, 1 साल हो गया। 5 अगस्त को कानून ख़त्म हुआ था 2019 को। कई पिटिशन फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को बाईपास करके फौरन जमानत दे देता है। लेकिन बाकी लोगों को जमानत नहीं मिलती है, उनसे कहा जाता है कि लोअर कोर्ट में जाइए। जो लोग सीएए के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, पूरी तहरीक चलती है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तारीख की सबसे कामयाब तहरीक थी सीएए के खिलाफ जो तहरीक चली थी हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें किसी संस्था ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी तंजीम ने नहीं चलाई थी।
लीडरलेस मूवमेंट थी, जो हमारे नौजवानों ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारी महिलाओं ने पूरे मुल्क में चलाई थी। शाहीन बाग खड़ा हुआ था, दुनिया हिंदुस्तान का 287 जगह पे शाहीन बाग बन गए। लेकिन आज क्या हुआ, इस हुकूमत ने क्या किया? वो जो लोग उन प्रोग्रामों में जाके तकरीरें करते थे, भाषण दिया करते थे, दिन रात लगाए हुए थे, अब एक एक करके उनको दिल्ली के दंगों में मुलव्वस किया जा रहा है। खालिद सैफी को, अफशां को, जरगर को, इशरत जहां को, उमर खालिद को, एक एक करके उन पर संगीन दफात लगा दी गई। उन पे UAPA लगा दिया गया, उन पे आर्म्स एक्ट लगा दिया गया और उनको उठाकर डाल दिया गया। हुकूमत ये समझती है इस तरह की गीदड़ भपकियों से, इस तरह से डरा कर इस तरह की तहरीक को ख़त्म कर दिया जाएगा। पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। मगर फिर आप देखिए कि चौथा सुतून जो है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो मीडिया है। लेकिन आज मीडिया की क्या हालत हो गई है? रवीश कुमार बहुत सही बात कहता है कि ये गोदी मीडिया है। हुकूमत ही के लिए काम होता है। अब तो सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत ने हमारी फौज को और हमारी इस मुल्क की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। अभी आपने सुना होगा, हमारा तो पहले से ही ये ख्याल था, लेकिन अभी शिवसेना ने, जो कल तक बीजेपी के साथ में थी, शिवसेना ने अपने जो तर्जुमान है उसमें साफ तौर पे कहा पुलवामा का अटैक करवाया गया इलेक्शन से पहले। हम तो ये सवाल कर रहे थे हुकूमत से कि एक फौज का कन्वाय जिसमें 42 गाड़ियां थी, वो श्रीनगर से जम्मू जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये मूव होता है मिलिट्री का, चप्पे चप्पे पे फौज खड़ी होती है। कोई भी सिविल गाड़ी उसमें से पास नहीं हो सकती है जब तक ये पूरा कन्वाय गुजर नहीं जाता है। उस वक्त तक के आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं होती उस रास्ते से। आप बताइए कैसे एक गाड़ी जिसमें 300 किलो RDX भरा हुआ था, वो अंदर आती है और एक बस को हिट कर देती है और 42 हमारे फौजी मर जाते हैं। कोई सवाल नहीं करता हुकूमत से, सबकी ज़बानें गुंग हो जाती है। कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवाद एंटी नेशनल है, राष्ट्रद्रोही है आदमी। लेकिन आप सोचिए, कोई ये पूछता नहीं कि मुल्क की सलामती पे इतना बड़ा खतरा कि फौज तक महफूज नहीं है, उसको हुकूमत करने, उस ऐसी पार्टी को हुकूमत करने का हक हासिल है। फिर अभी जो कुछ हुआ चाइना के साथ में, अभी तक हमारे सामने कोई सही पिक्चर नहीं मालूम है कितने मुल्क के कितने अंदर तक चाइना आ गया है। हमको धोखे में रखा जा रहा है। तो ये पार्टी मुल्क की सलामती से भी खिलवाड़ करती है। और अभी जो अर्नब गोस्वामी के जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उसमें ये पता चलता है कि बालाकोट पे हमले का फैसला हो, पब्लिक के बालाकोट पे हमला जो किया था हुकूमत ने, जो स्ट्राइक किया था, वो स्ट्राइक से 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी के पास पूरी इत्तलात थी स्ट्राइक की। वो सवाल उठ रहे हुकूमत के ऊपर में, और हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि ये तो प्रेस की आज़ादी है। प्रेस की आज़ादी इस हद तक है कि प्रेस आपके फौजी मामला तक दाखिल हो गया है। कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ के अंदर वो आपसे की बातें आपसे पहले उसको पहुंचाती है अपनी TRP हासिल करने के लिए। तो ये हुकूमत किस तरफ ले जा रही है हमारे मामले मुल्क को? बहरहाल मैं इस तफसील में इसलिए जा रहा था आपके सामने कि ऐसी पार्टियां इक़्तिदार में आ गई हैं। मसला सिर्फ इस पार्टी का नहीं है। आज एक पार्टी इक़्तिदार में आ रही है और मुल्क को वो जमहूरियत से रास्ते से निकालकर फासीवाद की तरफ जा रही है। कोई आवाज़, कोई डिसेंट, कोई इख्तलाफ। आप जानते हैं कि आम तौर पे जमहूरियत में ये कहा जाता है कि डिसेंट इख्तलाफ राय जो है किसी भी जमहूरियत का सेफ्टी वॉल्व है। आज ये हुकूमत उस सेफ्टी वॉल्व को ख़त्म कर देना चाहती है। कोई आवाज़ उठे उसको दबा दो, ख़त्म कर दो, उसके खिलाफ ED के इस रेड डलवा दो, उसको उठा के जेल में डाल दो। दोस्तों और साथियों,
आज हमारी सियासत जिस सतह पे पहुंच गई है, हर सियासी पार्टी समझती है कि मुझे इक़्तिदार तक पहुंचना है, तो इस समाज को चाहे हिंदू मुसलमान बढ़ जाए हमें परवाह नहीं है, चाहे लोग मर जाएं हमें परवाह नहीं है, चाहे लोग कत्ल कर दिए जाएं हमें परवाह नहीं, हमें तो इक़्तिदार चाहिए। ये इंसानों की लाशों में बैठ कर इक़्तिदार तक पहुँचना चाहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ इंसानी खून से पाक नहीं है। आप जायज़ा लेकर देखिएगा, छोटे छोटे मामलात को हम, ये जो प्रेस है, ये जो मीडिया है, चीज़ों को जिस तरह से वो कर देता है, कंफ्यूज कर देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों। कम्युनल राइट्स जो हुए हैं, जितने कम्युनल राइट्स हुए हैं, अगर आप उसकी तह में जाकर देखेंगे तो आप किसी न किसी सियासी पार्टी को, या कम से कम वो पार्टी जो इक़्तिदार में है, उस पार्टी के उसमें हाथ रंगे हुए हैं। 2002 के कम्युनल राइट को आप देख लीजिए, गोधरा कांड को आप देख लीजिए, और जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, ये पार्टियां इंसानों से उनको न मोहब्बत है, वो इंसानों को बांटती है फिरकों में। अगर हमारी सियासी पार्टियों को आप निकाल दें समाज से, तो इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के दरमियान में कोई नफरत, अदावत, बुग़्ज़, इनाद नहीं पैदा होगा, दीवारें नहीं खड़ी होंगी, खलीज नहीं पैदा की जाएगी। तो बुजुर्ग और भाइयों, हम हालात का रोना रोने के लिए नहीं आए हैं, हम सियासी पार्टियों के बखिया उधेड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम जो बात कहने के लिए आए हैं वो ये है कि 70 साल में हमने सिर्फ मुतालबाती सियासत की है। हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हमारा पर्सनल लॉ, हमारे तालीमी इदारे, इनके हिफाजत की ज़मानत दे दीजिए, हमारा वोट आपकी झोली में चला जाएगा। मुतालबाती सियासत का दौर अब ख़त्म हो गया, कोई आपके मुतालबे को पूरा करने वाला नहीं है। आइए हम और आप ये मिलकर तहैया करें कि हम इस मुल्क की तामीर करेंगे। मुसलमानों की छवि बन गई है इस वक्त मुल्क में कि इन्हें अब सिर्फ हिस्सा चाहिए रिसोर्सेस के अंदर। ये सिर्फ हिस्से मांगती है, ये हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। आगे बढ़कर ये मुल्क हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आइए हम ये फैसला करें, हम बनाएंगे इस मुल्क को, हम संवारेंगे इस मुल्क को, हम ये खलीज हिंदू मुस्लिम की बांटेंगे। हम जो है इस मुल्क की तामीर ऐसी करेंगे, इस मुल्क के दस्तूर को उठाकर आप देखिए, जिस मुल्क का जो नक्शा खींचा गया है, आप पढ़िए उसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़िए आप, किस तरह का नक्शा खींचा गया है कि कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई जाहिल ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, हर आदमी को आगे बढ़ने, तरक्की करने के यकसा मौके मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई तफरीक ना हो, हर एक के फंडामेंटल राइट्स महफूज हो, बुनियादी हुकूक महफूज हो। लेकिन आज सूरत हाल ये नहीं है, बेयकीनी कैफियत है। हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आज हमारे मुल्क के अंदर औरतों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, उसको आप सुनेंगे तो आप हैरत पड़ जाएंगे। हर 13 मिनट में इस मुल्क में एक औरत के साथ बलात्कार होता है। ये रिपोर्टेड वाक़यात है, अनरिपोर्टेड वाक़यात की कोई गिनती नहीं है। हर साल 5 लाख बच्चियों को दुनिया में आने का मौका ही दिया जाता है, माँ की पेट को ही उसकी कोख बना दिया जाता है। ये संतुलन जो है ना समाज का, हमारे मुल्क में अभी तक की ये सूरत हाल है, 1000 मर्दों पर 955 या 956 के करीब ख़वातीन हैं। लेकिन आप दिल्ली को उठाइए, आप पंजाब को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, 1000 पे 700 800 का मामला हो रहा है। ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है, और अगर ये संतुलन मज़ीद बिगड़ गया तो ये रेप के वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो ये जो मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, आपकी रियासत में कितने ऐसे वाक़यात हैं, हाथरस से लेकर उन्नाव तक छोटी छोटी बच्चियों के साथ मुकाला किया जाता है। क्या हमने इसी मुल्क का ख्वाब देखा था? इसी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमने इतनी जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन अब मुल्क को बनाना भी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक विजन के साथ मैदान में आई है। अभी सिराज तालिब साहब बहुत सही कह रहे थे कि हम एक मिशन के तहत उठें,
हम इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट के रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हमने ये बात साफ कर दी है कि हमारी राजनीति जो होगी, हमारी पार्टी की बुनियाद जो होगी वो वैल्यू बेस्ड होगी, मूल्यों पर आधारित राजनीति होगी। हम किसी क्रिमिनल के लिए, किसी कम्युनल आदमी के लिए, किसी अवसरवादी आदमी के लिए इस पार्टी में कोई स्पेस नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। गरीब से गरीब आदमी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में बैठा हो। हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ जो रिसोर्सेज है हुकूमत के पास में, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मुनसिफाना तकसीम हो, आदिलाना तकसीम हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कमा नहीं सकते। आप जानते हैं, आपने अगर देखा होगा बरतानिया को, ब्रिटेन में 65 साल के बाद जैसे ही वो रिटायर होता है उसका भत्ता शुरू हो जाता है गवर्नमेंट से। जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, मुलाजमत नहीं है, उनको अनएम्प्लॉयड यूथ को सरकार की तरफ से वजीफा मिलना शुरू हो जाता है जब तक कि उसको जॉब नहीं मिलता है। जितने हैंडीकैप लोग हैं, बेसहारा, बेआसरा, उनको भी सरकार से वजीफा मिलता है। ये वेलफेयर स्टेट की पहचान है। हम वो स्टेट इस मुल्क में कायम करना चाहते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन ये रिसोर्सेज चंद पूंजीपतियों लोगों के हाथ में जमा हो गए हैं, जो जब उन पर शिकंजा कसता है तो मुल्क से भाग जाते हैं। चाहे विजय माल्या हो, चाहे मोदी हो, ये सब कौन लोग हैं? ये सरकार ने ही इनको भागने का मौका फराहम किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह क्रिमिनल एलिमेंट्स का मामला है। अभी आपके यहाँ कानपुर में ही दुबे का साथ जो मामला हुआ, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में माफिया, गुंडे पर बदमाश पनपते हैं। तो दोस्तों और साथियों, बहुत तवील बात करने का वक्त नहीं है। हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है, हम खड़े हों, मैदान में आए। देखिए, आप ये समझते होंगे या हम ये अब तक समझते रहे हैं कि ये पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या आरजेडी हो, ये पार्टियां आपका भला करेंगी, आपको वोट बैंक समझती है, इससे ज़्यादा नहीं समझती कुछ। हम सियासी तौर पे बहुत बेवजन और बेवकत हो गए हैं। अगर अपने आप को बावजन करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, इस मुल्क में आप खुद अपनी रियासत में देखिए, दलितों के साथ सदियों तक उन्हें दबाया गया, पीसा गया, कुचला गया, लेकिन आज उन्होंने फैसला किया इक़्तिदार में आना है, पावर शेयर करना है। 5 बार उनकी हुकूमत बन गई यहाँ पे। समाजवादी पार्टी, बुनियादी तौर पे समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो 7% वोट बैंक है, यानी यादों का वोट बैंक है। 7% वोट बैंक है। 19% वोट मुसलमानों का उनके साथ मिलता है, वो हुकूमत में आ जाते हैं। लेकिन कौन एम्पावर होता है पॉलिटिकली? अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर तबके से आगे बात बढ़ती नहीं है। तो हमारी हैसियत क्या रहेगी इस मुल्क में? वोट बैंक की। सिर्फ कांधा देकर इक़्तिदार तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद बैठिए मांगते हुए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, उसको आपकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं अभी इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि हमको हिस्सा चाहिए, फला चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, इसको बनाना और इसको आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जिस दिन हम ये फैसला करेंगे हमारी हालत को बदलना है, आप देखिए, ये हमारे यहाँ आम तौर पे लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमान जो है वो बेवज़न इसलिए है, बेवक़्त इसलिए है कि वो माशी तौर पे, यानी इक़्तिसादी तौर पे, इकनॉमिकली वो वीक है, इसलिए परेशान है। बाद लोग ये कहते हैं कि एजुकेशनली बहुत पीछे है, पसमानदा है, तालीमी तौर पर बहुत पसमानदा है, इसलिए वो पीछे। मेरा कहना ये है कि मुसलमान पीछे इसलिए है कि वो सियासी तौर पे बेवज़न और बेवक़्त हो गया है। आप उठाकर तारीख़ को मुताला कीजिए, जब आपने सियासत के ज़रिए से इक़्तिदार तक आप पहुँचे हैं, बाकी सब मामला आपके सही हो गए। तो भाई बुज़ुर्गों और भाइयों, हम वेलफेयर पार्टी के ज़रिए से उस खोई हुई मीरास को वापस लाने के लिए आए हैं। हम वेलफेयर पार्टी के ज़रिए से एक ऐसे विज़न के साथ में आए हैं जिसमें एक तरक्की याफ्ता मुल्क का नक्शा है। हम इस मुल्क में एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं कि यहाँ गरीब से गरीब आदमी की भी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें हर पैदा होने वाले बच्चे के लिए
फ्री, कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन के मौके। हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें हर तालीम याफ्ता आदमी के सामने रोज़गार के मौके मौजूद हों। हम एक ऐसे मुल्क की तामीर करना चाहते हैं जिसमें हर सर के छत पे छत, हर बदन पे लिबास और हर हाथ को काम, हर पेट को 2 वक्त की रोटी मिले। हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें नफ़रत ना हो, अदावत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, उनाद ना हो, बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक फ्रेटर्निटी के साथ, एक भाईचारे के साथ में मुल्क की तामीर में आगे बढ़े। याद रखिएगा, ये मुल्क फ़िरका परस्ती के ज़रिए से बढ़ सकता है, बढ़ नहीं सकता। ये मुल्क नफ़रत के ज़रिए से टूट सकता है, तामीर नहीं हो सकता है। हम इस मुल्क की तामीर चाहते हैं और हम इस मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और उसी में हमारी और आप सबकी तरक्की मुज़बिर है। दोस्तों और भाइयों, आइए इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमें बाज़्म लोगों की, बाहिम्मत लोगों की, बाहौसला लोगों की, जो सितारों पे कबंदर डालने की हिम्मत अपने अंदर रखते हो, जो समंदर को छलांगने की हिम्मत अपने अंदर रखते हो, जो पहाड़ों और चट्टानों से टकराने की हिम्मत अपने अंदर रखते हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और हमारी कौम के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमने दिखा दिया अभी जो हमने दिसंबर से लेकर, पिछले 2019 दिसंबर से लेकर फरवरी तक के जो NTCA तहरीक चलाई थी पूरे मुल्क में, उसमें दिखा दिया ख़वातीन ने, 80 साल की ख़वातीन ने, जो आज जानते हैं आप पूरे दुनिया में उनका नाम है, बिल्किस जहाँ साहिबा का नाम, टाइम मैगज़ीन जो बड़ा टॉप मोस्ट मैगज़ीन है अंग्रेज़ी का, अमेरिका से निकलता है, उसकी कवर पेज पे फ़ोटो छपी थी। दुनिया के 162 लोगों में उस औरत का नाम शामिल हुआ। किस वजह से? एक ऐसी खातून जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फेस किया मीडिया को, जिस तरह से उन्होंने सिटीजनशिप कानून की धज्जियाँ उड़ाई है अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से, जिस तरह से उन्होंने संविधान को सामने रखकर बताया कि सिटीजनशिप के लिए क्या क्या उसूल और ज़वाबित हैं, आज वो खातून जो है आपकी कौम में से उठी थी ना। दुनिया के हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के 100 नुमाया लोगों में उस औरत का नाम शामिल हुआ है। तो ये इस कौम के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, वो सलाहियत मौजूद है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। आइए इस मिट्टी को और ज़रखेज़ करने के लिए हम आप सब अज़्म और हौसले के साथ सियासत में आने के लिए तैयार होइए। आप देखिएगा हालात बदलेंगे। हालात बुज़दिलों के ज़रिए से नहीं बदलते हैं, हालात कम हिम्मत लोगों के ज़रिए नहीं बदलते हैं, हालात उन लोगों के ज़रिए बदलते हैं जो स्पेन के साहिल पे पहुंच के अपनी किश्तियाँ जला देते हैं और 2 ही रास्ते छोड़ते हैं, या तो शहीद होंगे या फाते होंगे। और दुनिया ने देखा वो चंद मुट्ठी भर लोगों ने, उन चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से 600 साल तक स्पेन पे आपकी हुकूमत रही है। आपने रोमन अम्पायर को, आपने पर्शियन अम्पायर की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। तारीख गवाह है इसके ऊपर में। अक़लियत और अक्सरियत कभी भी आपके सामने इसकी कोई हैसियत नहीं रही है कि हम अक़लियत में हैं। अक़लियत में हमेशा रहे हैं आप, दुनिया की तामीर की है अपने अक़लियत में। तो इस मुल्क के अंदर 800 साल अपने हुकूमत की अक़लियत में रहकर, तो ये अब ये मरसिया खानी से हमको निकल जाना चाहिए बाहर। हमें ये फ़ैसला करना है कि अब इस मुल्क को बनाना है, संवारना है, आगे बढ़ाना है, तो हम बढ़ाएंगे जैसा कि हमने इसको आज़ाद कराने में हिस्सा लिया था। इन्हीं अल्फाज़ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।